चलिए एक बार फिर से आप सबका केएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। लास्ट टर्न पे अपन ने जो तुम्हारा आतव चक्र था उसको अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की। और निषेचन को स्टार्ट करने से पहले जो अपन ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था आतव चक्र, उसी को अपन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने जो आतव चक्र पढ़ा था, उस आतव चक्र के अपन ने जो एवरेज डे की बात की थी वो कितने दिन थे? टोटल आतव चक्र कितने दिन का था? 28 दिन का। और फीमेल के अंदर ये जो आतव चक्र है मन पड़े तब आएगा कि एक निश्चित अवधि में आएगा। और सबसे पहला जो आतव चक्र आता है फीमेल की बॉडी के अंदर उसको क्या कहा जाता है? मेनार्की। और एक आयु के बाद, और वो आयु कब होती है? जब ये आतव चक्र बंद हो जाता है। वो एज कितनी होती है? 45 से 50। और ये 45 से 50 साल की एज में जो आतव चक्र बंद होता है उसे क्या बोला जाता है? मीनोपोज। ठीक है। और ये मीनोपोज के मध्य अवस्था, जिसमें मेनार्की से मीनोपोज के बीच में हर 28 दिन से ये आतव चक्र जो रिपीट होता है, रिपीटेशन देखने को मिलता है। इस आतव चक्र के 28 दिन की अवधि को अपन ने कितने फेजेज में डिवाइड किया था? 3 फेजेज में। पहली फेज का नाम क्या था? स्त्रावण अवस्था। ठीक है ना। कौन सी पहली फेज कौन सी थी? स्त्रावण। किसका स्त्राव? रक्त स्त्रावण अवस्था। क्या नाम था? रक्त स्त्रावण अवस्था। और रक्त स्त्रावण अवस्था का दूसरा नाम क्या था? मॉन्सिस फेज। जो ब्लीडिंग फेज या मॉन्सिस फेज बोला जाता है वो कितने डे की होती है, कितने दिनों की होती है? 1 से 5 दिनों के बीच की होती है। और मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक ये रह सकती है। और इन 4 से 5 दिन के अंदर जो फीमेल की वेजाइना वाला भाग होता है वहां से क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगती है। और इस ब्लीडिंग का कारण क्या होता है? एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है, उसका विघटन हो जाता है। और विघटन होने के कारण ये मैसेज कहाँ पहुंचता है? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस में दूसरे फेज अवस्था स्टार्ट हो जाती है। दूसरी फेज अवस्था का नाम क्या होता है? फॉलिकुलर या पुटिका अवस्था। और इसी पुटिका अवस्था के अंदर क्या होता है? ये जो मैसेज है कहाँ पहुंचा था? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन रिलीज करता था? GnRH। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? GnRH। किसके पास जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास। किसके पास जाएगा? पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन रिलीज होंगे? 2। पहला कौन सा? LH। दूसरा FHS। FHS जाएगा कि LH जाएगा? FHS जाएगा। किसके पास जाएगा? पुटिका के पास। प्राथमिक पुटिका को किसमें चेंज करेगा? सेकेंडरी पुटिका। सेकेंडरी पुटिका को किसमें चेंज करेगा? टर्शियरी पुटिका को किसमें चेंज करेगा? ग्राफियन पुटिका से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा? एस्ट्रोजन। किसके ऊपर जाके काम करेगा? एंडोमेट्रियम के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा? एंडोमेट्रियम का पुनः क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब FHS तो काम आ रहा है, लेकिन LH काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो 4वें दिन LH क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा। और मैक्सिमम लेवल पे LH का जाना क्या कहलाता है? LH। और LH होने से कौन सी क्रिया होगी? अंडोत्सर्ग। और अंडा क्या होगा? मुक्त होगा। अंडा कौन सी अवस्था में मुक्त होगा? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की ओवम? सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। ये सेकेंडरी oocyte में अंडा निकल गया। और अंडा निकलने के बाद यहां पर अगली क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ग्राफियन पुटिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और किसका निर्माण होगा? कॉर्पस लूटियम का। और यहीं से कौन सी अवस्था स्टार्ट होगी? कौन सी फेज स्टार्ट होगी? तीसरी फेज का नाम क्या था? स्त्रावण या सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में कॉर्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स। और ये प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल कितने दिन तक बढ़ेगा? 4 से 5 दिन बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? घटना स्टार्ट होगा। और जैसे ही घटना स्टार्ट होगा, किसका जो प्रोजेस्ट्रोजन होता है वो क्या काम करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर? जो एंडोमेट्रियम है उसका रख रखाव करता है, उसको बना के रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल घटेगा, एंडोमेट्रियम वापस क्या होगी? विघटित होने लगी। और ये चक्र फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यही था अपना आतव चक्र। एक बार एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट पढ़ना है तुम्हें। एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो कॉपी के अंदर बनाना है और समझना है। और समझ में नहीं आए तो वापस पूछना है। समझ गए बात मेरी? अब चलते हैं आगे की तरफ। अगली क्रिया का नाम है फर्टिलाइजेशन।
अपन ने अंडा बना के रख दिया, अपन ने शुक्राणु को बना के रख दिया। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपन को संलयन करना पड़ेगा। और दोनों युग्मकों के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, या क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और ये निषेचन की क्रिया को आज अपन समझने वाले हैं। इस निषेचन की बात करें अपन तो सबसे पहले तुम्हें बताएं कि शुक्राणुओं का फॉर्मेशन कहां पर होता था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणु किसके पास जाते थे, किसके कैसे जाते थे रे, एपिडिडाइमिस पहले आ गया इतनी जल्दी। सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणु कहां जाते थे, एपिडिडाइमिस। ट्यूबरी रेक्टी, ट्यूबरी रेक्टी से आगे कहां जाते थे, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से आगे कहां जाते थे, वास एपरेंशिया। वास एपरेंशिया से आगे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से आगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से आगे एजुकेटेड डक्ट। एजुकेटेड डक्ट से आगे शुक्राशय। शुक्राशय से आगे प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि से आगे पेनिस से होते हुए बॉडी से बाहर निकलते थे। अब देखना यहाँ पर, और ये अब बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, इसको कहाँ छोड़ेंगे, फीमेल के वेजाइना में। और फीमेल के वेजाइना से होते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडाशय तक पहुँचने का सफर। और ये सफर बहुत छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सफर है, ठीक है ना। उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना है और कहाँ पहुँचना है, अंडे तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत लंबा सफर तय करना है। और ये सफर स्टार्ट करेंगे कितने शुक्राणु एक साथ, करोड़ों। कितने करोड़ों बताए थे मैंने, क्या कितने बताए थे, 20 से 60 मिलियन। चेक करो एक बार फिर से, 20 तो मिनिमम है, 120, ठीक है ना। 120 मिलियन शुक्राणु, यानी 20 करोड़ से 30 करोड़ शुक्राणु। और इतने शुक्राणु एक साथ निकलेंगे और इतने शुक्राणु एक साथ रेस को स्टार्ट करेंगे, समझ गए। और उनका टारगेट क्या होगा, केवल एक ही टारगेट है, किसको भेदना है, ओवम को, अंडे को भेदना है। और भेदने वाले कितने, 20 करोड़ से 30 करोड़। समझ में आ रही है बात मेरी, कितने स्पर्म होंगे, 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म। और सबका टारगेट एक ही होगा। और क्या टारगेट होगा, इस ओवम को क्या करना है, भेदना है, फर्टिलाइजेशन करना है। और प्रत्येक शुक्राणु इसके लिए तन मन धन से लग जाएगा कि इस ओवम को मैं भेदूंगा, ठीक है ना। और भेदेगा कितना, एक भेदेगा कि बहुत सारे स्पर्म भेदेंगे, केवल एक। समझो नहीं, यहां से ये जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सारे शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होगा, वहीं से रेस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं का 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होगा। वहां से ये ट्यूबरी रेक्टी में जाएंगे, ट्यूबरी रेक्टी से रेटेटेस्टिस में जाएंगे, रेटेटेस्टिस से वास एपरेंशिया में, वास एपरेंशिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से जाएंगे वास डिफरेंस, उससे एम्पुला, एजुकेटेड डक्ट, शुक्राशय, शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि से काउपर ग्रंथि, और काउपर ग्रंथि से पेनिस से होते हुए फीमेल के वेजाइना में इंटर होंगे। और वेजाइना में इंटर होने के बाद भी अपनी कहानी रोकेंगे नहीं, यहाँ से आगे भागते रहेंगे। और ये जो सफ़र है ये बहुत लंबा सफ़र है। और लंबा सफ़र होगा तो बीच में क्या होगा, रुकावट होगी। कभी कभी तुम जैसे तुम्हारा तो 1 साल का सफ़र है, ठीक है ना, यहाँ से मेडिकल कॉलेज में पहुँचना थोड़ा सिंपल है, ठीक है ना, तुम्हारी कंपेरिजन। यहाँ पे कंपटीशन भी तुम्हारा इतना नहीं है। कितने लोग स्टूडेंट एग्जाम देंगे, 25 से 30। कितने देंगे, 25 लाख। यहाँ पे कितने हैं, समझ गए बात मेरी। ये कंपटीशन, तुम्हारा कंपटीशन इसके सामने 1% भी नहीं है। और ये कंपटीशन उससे भी टफ है, ठीक है ना। तुम्हारा कंपटीशन केवल 25 लाख स्टूडेंट के बीच में है, और इनका कंपटीशन है 20 से 30 करोड़ स्पर्म के बीच में। समझ में आ रही है बात मेरी। अब होड़ाहोड़ी लगी हुई है सब में, वो कह रहे हैं पहले मैं पहुंचूंगा, वो कह रहा है पहले मैं पहुंचूंगा। और बीच बीच में तुम्हें पता है, जैसे तुम होते कि नहीं थोड़े डिमोटिवेट, अब मैंने पढ़ा दिया और तुम्हें याद नहीं है कुछ भी, अब पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम, समझ रहे हो कि नहीं, होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ, कभी कभी नहीं, रोज ही होता है वैसे, ठीक है। पढ़ते हो नहीं तुम, कभी कॉपी खोली है नहीं, चैप्टर का नाम क्या है वो पूछ लो तो भी दिक्कत हो जाएगी, सही है कि नहीं है। कौन सा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, ये तो याद है। अब देखो यहाँ पर
तो बीच बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और बेचारे ये भी शुक्राणु है, बेचारे इंसान है कि नहीं, जीवित सेल है, तो ये भी थोड़े बहुत क्या होंगे, डीमोटिवेट। अब लंबा सफर तय करना है तो लड़का तय कर सकता है कि लड़की तय कर सकती है? अरे आवाज नहीं आ रही है। लड़का, ठीक है ना। तो गति कौन करेंगे, शुक्राणु करेंगे कि अंडाणु करेंगे? शुक्राणु। अंडाणु क्या करेंगे, बैठे बैठे रेस्ट फरमाएंगे। अब देखना यहाँ पे ये शुक्राणु भागेंगे। अब भागना है शुक्राणुओं को, इनको भी क्या चाहिए, जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत कभी कभी बीच बीच में क्या चाहिए, मोटिवेशन, इनको भी बीच बीच में क्या चाहिए, मोटिवेशन, यानी थोड़ी बहुत पावर चाहिए। और पावर कौन दे सकता है, पावर बैंक देगा। जिसके पास पावर है वही पावर दे सकता है, ये नहीं दे सकता। अरे समझ में आ रही है बात मेरी? यहाँ पर भी इस शुक्राणु को अपनी गति करने के लिए, जब वो बीच में रुक जाता है, उसको गति देने के लिए विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को क्या बोलते हैं, योग्यता अर्जन। ठीक है ना। ये अपनी योग्यता भूल जाएगा बीच बीच में कि मैं भेद सकता हूँ कि नहीं, डीमोटिवेट हो जाए। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा होता है कि नहीं कि यार मैं नीट के लायक हूँ कि नहीं, वैसे हो तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम्हारे साथ दिमाग में आता होगा कि मैं नीट के लायक बना हुआ हूँ कि नहीं, कि नीट में कवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, रोज आता होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी बीच में, वैसे इसके लायक हो नहीं, फिर भी मैं कभी कभी बोल देता हूँ तुम्हारा मन रखने के लिए कि तुम लायक हो, ठीक है ना। वैसे ही इनका भी मन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। और इनका मन कितनी जगह रखा जाएगा, 2 जगह, जहां पर स्पर्म को उनकी एनर्जी दी जाएगी ताकि वो किसको भेद सके, अंडाणु को भेद सके। और ये एनर्जी कितनी जगह मिलेगी उसको, 2 जगह। पहली जगह कौन सी होगी, एपिडिडाइमिस, क्या नाम होगा, और दूसरी जगह कौन सी होगी, वेजाइना। ठीक है। अब देखो तुम्हें भी पता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। नीट में 2 बार क्वेश्चन आए, दोनों ऑप्शन थे, लेकिन कभी कभी दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ जाए। कभी एपिडिडाइमिस चेक करना पड़ता है, कभी वेजाइना, दोनों में से। दोनों ऑप्शन एक अलग अलग हो तो एक ऑप्शन चूज कर दोगे, और अगर दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे तो किसको वरीयता दोगे, किसको दोगे? नहीं रे भाई, तुम्हें पता है लड़का कितने भी मेहनत कर ले लेकिन वरीयता किसको मिलती है, लड़की को। किसको मिलती है? आवाज नहीं आई। अब लाइन लगी होती है बेचारी, लाइन देखी हो तुमने कभी, कहीं गए हो, बड़ी सी लाइन लगी हो, तो वहां पे लड़के लड़कियां सब ऐसे तो बोलते हैं लड़के लड़कियों को क्या रखना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए। लेकिन जब लाइन की बात होती है तो पहले क्या बोलते हैं, लड़कियों को पहले जाने दो। बोलते कि नहीं बोलते रे? यहाँ पर भी बायो वाले भी फूटे हुए हैं, ठीक है ना। देनी चाहिए वरीयता किसको, लेकिन वरीयता किसको देते हैं रे, वेजाइना को। बस क्योंकि जो बी है वो कैसा है बेचारा, बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है, इसीलिए किसको वरीयता दे देता है पहले, ठीक है ना। नहीं तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा दिल करके दूसरों को वरीयता दे देता है, इसीलिए पहले वरीयता किसको दी जाती है, फीमेल को। तो कैपिसिटेशन कहाँ पर होगा, कितने भागों में होगा, 2 भागों में। पहला कौन सा होगा, एपिडिडाइमिस, दूसरा कौन सा होगा, वेजाइना। दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो वेजाइना। समझ गए बात मेरी? ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इन्होंने सपर स्टार्ट कर दिया, और सपर स्टार्ट कहाँ से किया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने। कितने स्पर्म ने सपर स्टार्ट किया है, 20 से 30 करोड़। इन्होंने थोड़ा सपर स्टार्ट किया, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गए ट्यूबरी रेक्टी के पास, ट्यूबरी रेक्टी से कहाँ गए, रेटेडेस्टिस, रेटेडेस्टिस से कहाँ गए, वास एपरेंशिया, वास एपरेंशिया से कहाँ गए, एपिडिडाइमिस। अब इतना लंबा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबरी रेक्टी, रेटेडेस्टिस, उसके बाद कौन सा, वास एपरेंशिया। इतना लंबा सफर किया तो बेचारा थकेगा कि नहीं थकेगा। अब लंबे कंटिन्यू भागोगे तो थकान होगी कि नहीं होगी। तो बीच में इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता खिलाएंगे, और नाश्ता वगैरह कहाँ खिलाएंगे अपन इसको, एपिडिडाइमिस में। समझ गए बात मेरी? और जैसे ही थोड़ा बहुत नाश्ता खाना वगैरह जो तुम्हें फोकट का खिलाते हैं वो खिला दिया, अब खाना वगैरह फोकट का खाने के बाद वापस क्या करेगा, गति करेगा। कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से शुक्राशय, शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि से काउपर ग्रंथि से, पेनिस से होते हुए बॉडी से बाहर, और कहाँ इंटर हो जाएगा, फीमेल की बॉडी के अंदर। और फीमेल की बॉडी में कहाँ पहुंचेगा, वेजाइना में। अब वेजाइना में पहुंचेगा तो इतना लंबा सफर करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है वापस से, तो वापस इसको क्या होगी, थकान। और थकान के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी, वापस एनर्जी। और ये एनर्जी इसको कहाँ मिलेगी, वेजाइना में। समझ में आ रही है बात क्या? अब यहाँ पे इसको एनर्जी मिल गई। अब जितने भी स्पर्म है फिर से रेस स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये स्पर्म कितने हैं, 20 से 30 करोड़। अब ये भागना स्टार्ट कर रहे हैं, समझना। अब भागना स्टार्ट कर रहे हैं, और भागते हुए कुछ तो स्पर्म यहीं पे अपने हाथ धो के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता,
जैसे ही तुमने तैयारी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे फिजिक्स देखकर, केमिस्ट्री देखकर, बायो देखकर अपने हाथ धो के ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई अब होने वाला है नहीं। महीने 2 महीने तो लगे कि एनर्जी है फुल, वहाँ से भागना स्टार्ट किया, लगा एनर्जी है फुल, लेकिन जैसे ही मिड रास्ते में आते, बीच वाले रास्ते में आते, अपने हाथ औजार क्या कर देते, छोड़ देते, हार बीच में क्या कर लेते, मान लेते। यहाँ पर भी ये स्पम यही करेंगे, यहाँ तक पहुँचने के तक बहुत सारे स्पम अपनी जो है वो हार मान लेंगे, मैं ओवम को भेद ही नहीं सकता। अब जो बचे हुए हैं, पहले 20 से 30 करोड़ ने वहां से सफर स्टार्ट किया था, लेकिन यहां तक क्या 20 से 30 करोड़ पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे, समझ गए? पहले ही 2-4 हाथ धो के बैठ जाएंगे। मान लो 5 करोड़ पहले ही हार मान गए 20 करोड़ में से, पीछे कितने बचे? 15 करोड़। इन 15 करोड़ में अभी भी जज्बा है किसको भेदने का? ओवम को भेदने का। अब 15 करोड़ लगे पड़े। 15 करोड़ में तुम्हें पता है शुक्राणु के सिर होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होता है बहुतों के। अब ये भागना यहाँ से स्टार्ट करे, ये वाला भाग जो होता है बहुत संकरा होता है, बहुत कम चौड़ा होता है, चौड़ाई कम है, तो यहाँ से एक साथ भागना बहुत मुश्किल है। किसी की गर्दन यहाँ से भाग रहा है सर्विक्स में से, तो किसी की यहाँ से ये वाला हिस्सा टूट गया, किसी के पूंछ वाला हिस्सा टूट गया, लेकिन वो भागना नहीं रुक रहे, कंटिन्यू भागे जा रहे और भागना रोका नहीं अभी भी इन्होंने। भले उनके पैर टूट गए, मतलब पूंछ टूट गई, मध्य भाग का कुछ हिस्सा टूट गया, लेकिन फिर भी वो भाग रहे हैं शुक्राणु सारे के सारे। और उसमें से आधे शुक्राणु सीधे के सीधे यहाँ पहुंच गए, कहाँ पे? गर्भाशय से टकरा गए, और गर्भाशय से टकरा गए तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आधे शुक्राणु है वो इधर की साइड चले गए, क्योंकि ओवम यहाँ पड़ा है, लेकिन उन्हें रास्ता पता नहीं है कि कैसे जाना है, लेकिन वो कहाँ चले गए? गलत डायरेक्शन में चले गए। तो क्या वो कभी ओवम को भेद पाएंगे क्या? नहीं। अब बचे हुए मान लो ये 15 करोड़ थे, उसमें से आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, मान लो 5 करोड़ इधर, 5 करोड़ इधर, अब बचे कितने? 5 करोड़। समझ गए बात मेरी? ये रिप्रोडक्शन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तुम्हारी सेम कहानी है, ठीक है ना? ये रिप्रोडक्शन की कहानी नहीं है, ये सेम इसकी कहानी है। मान लो 25 लाख एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जाम देने के लायक स्टूडेंट होते हैं मिनिमम 5 लाख, जबकि 20 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होगा चैप्टर कितने हैं बायो के अंदर, उनको ये पता नहीं होगा केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं, फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं, उनको पता नहीं है, यानी वो कंपटीशन के लायक थे ही नहीं कभी। कंपटीशन होता है 5 लाख में। अब भी यहीं पे ये चीज़ हो रही है, जितने भी करोड़ थे उसमें से आधे से ज़्यादा करोड़ निपट चुके हैं सरकार, लेकिन जो 5 करोड़ है उनके भले ही पैर टूटे, पूंछ टूटी है, तो अभी उन्होंने भागना नहीं रोका है, वो भाग रहे हैं अभी भी, इतना लंबा सफर करने के बाद भी रुके नहीं है। वो भागते भागते केवल एक शुक्राणु कहाँ पहुंचेगा? ओवम के पास। और जो पहुंच जाएगा वो जाके क्या कर देगा? रास्ता क्या कर देगा? बंद कर देगा, और किसी अन्य शुक्राणु को आगे आने नहीं देगा। समझ में आ रही है बात मेरी? अब समझना यहाँ पर इन सभी में से जितने भी कंपटीशन थे 20 से 30 करोड़, उनमें से कितना शुक्राणु पहुंचा है मंजिल तक? एक शुक्राणु। समझ गए बात मेरी? ये तो था शुक्राणु का सफर जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब बात करते हैं ओवम का सफर, वो कैसा होता है, उसी सफर की बात करते हैं। ओवम को भी यहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचाना पड़ेगा कि नहीं पहुँचाना पड़ेगा? उसको कैसे पहुँचाते हैं समझना। ये है अंडाशय जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है कि नहीं, स्नायु के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। इस अंडाशय से एक ओवम हर महीने रिलीज होगा। इस ओवम को कौन कैच करेगा? फिम्बरी कैच कर लेगा। ये फिम्बरी है, इन्होंने कैच कर दिया। और इसी पर जो तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसके कितने हिस्से थे? 3। पहला हिस्सा जो गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दूसरा हिस्सा जो फूला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम के अंतिम सिरे पर क्या पाए जाते हैं? फिम्बरी। अब फिम्बरी ने किसको कैच कर लिया है? ओवम को। ओवम कहाँ चला गया? इनफंडिबुलम में। और इनफंडिबुलम में कुछ अंगुली समान प्रभेद पाए जाते हैं जिसे क्या बोला जाता है? सीलिएटेड कॉलुमनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं रे? 3 वर्ड है। पहला है सीलिएटेड, क्या नाम है? दूसरा क्या है? कॉलुमनर, क्या नाम है? और तीसरा नाम क्या है? एपिथेलियम। कितने नाम है टोटल? 3। पहला नाम कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? एपिथेलियम। अब ये क्या करेगा? जो ओवम यहाँ पे आया ये इसकी सहायता से गति करते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? एम्पुला में।
तो जाना तो एम्पुला से भी आगे चाहिए। एम्पुला में ऐसा क्या था जो वहां आके बैठ गया? क्योंकि तुम्हारे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहां तक थे? केवल एम्पुला तक। समझ में आ रही है बात? तो एम्पुला से ज्यादा आगे अंडा जा सकता है क्या? क्योंकि अंडा क्या है? कामचोर है, वो गति खुद नहीं करेगा, कोई दूसरा करवाएगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये खासियत किसकी होती है? लड़कों की के लड़कियों की? लड़कियों की। तो यही तो लड़की है। समझ रहे हो कि नहीं बात मेरी? समझ गए? लड़की अच्छे समझ सकती है, लड़के थोड़े कम समझेंगे बात। समझ गए बात मेरी? आगे बात समझ में किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो इसके बाद, अब ये अंडा यहाँ पर वेट कर रहा है शुक्राणुओं का, यहाँ संघर्ष चल रहा है, दोनों यहाँ पर आकर क्या कर देंगे? आपस में फर्टिलाइजेशन कर देंगे। अब दोनों आपस में जुड़ गए। अब जुड़ गए तो जो बाकी वाले बचे हुए वो क्या हो जाएंगे? कहानी उनकी वहीं खत्म हो जाएगी। समझ गए? और ये जितने भी जीवित व्यक्ति होते हैं सभी की कहानी यही होती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम कोई भी हो, सबके जो कंपटीशन होता है, सबका जो फॉर्मेशन हुआ है इसी प्रोसेस से हुआ है। तुमने मान के चलो, तुमने 20 से 30 करोड़ स्पर्म को हरा करके आज जीवित हो तुम। अगर तुम्हारे अंदर उस समय पोटेंशियल नहीं होता तो तुम यहाँ जिंदा होते ही नहीं। तुम्ही ने ही 20 से 30 करोड़ स्पर्म को हराया है। अगर तुमने 20 से 30 करोड़ स्पर्म को नहीं हराया होता तो तुम में से यहाँ अपन कोई जिंदा नहीं होता। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। और तुम्ही ने ही 20-30 करोड़ स्पर्म को हराया तो तुम 25 लाख स्टूडेंट को तो आराम से हरा सकते हो। समझ रहे हो बात मेरी? जब तुम 20-30 करोड़ जो कंपटीशन में थे, जिन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अपना सफर स्टार्ट किया था और लास्ट में ओवम तक पहुंचे थे, वो तुम सारे के सारे हो, मैं हूं, सारे के सारे। तो 25 से 30 करोड़ स्पर्म को तुम हरा सकते हो तो तुम 20 लाख स्टूडेंट, जिसमें से 20 लाख तो ऐसे ही फर्जी है जिनको ये नहीं पता होगा चैप्टर के नाम क्या है, उनको ये पता नहीं होगा कि बुक होती कैसी है बायोलॉजी की, उनको हराना है तुम्हें और आराम से हरा सकते हो। तो यही है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में यही कहानी होती है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है एक बार फिर से देख लेना। एक तो शुक्राणु का गमन कैसे, कहाँ से, किस तरीके से होता है तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले शुक्राणु कहाँ से निकलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएंगे? ट्यूबरी रेक्टी में। ट्यूबरी रेक्टी से रेटिडेस्टिस। रेटिडेस्टिस से वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्या करेंगे? खाना वगैरह, एनर्जी वगैरह लेंगे, कैपेसिटेशन करेंगे। कैपेसिटेशन करने के बाद कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से आगे एम्पुला। एम्पुला से आगे एजुकेटेड डक्ट। एजुकेटेड डक्ट से आगे शुक्राशय से आगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड से आगे पेनिस। पेनिस से आगे वेजाइना। वेजाइना से आगे गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा से आगे गर्भाशय। गर्भाशय से आगे फैलोपियन ट्यूब का पहला हिस्सा जिसका नाम क्या है? इस्तमस। इस्तमस से आगे एम्पुला। एम्पुला में किससे जाके जुड़ेगा? ओवम से। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? एम्पुला वाले भाग में होगा। समझ गए? ये किसका सफर है? शुक्राणु का। अब अंडाणु के सफर की बात करें। अंडाणु सबसे पहले कहाँ बनेगा? अंडाशय में। कहाँ पे बनेगा? अंडाशय से अंडा कहाँ जाएगा? फिम्बरी के पास। किसके पास? फिम्बरी के बाद किसके पास जाएगा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में विशेष अंगुली समान प्रभेद होंगे जिसे क्या बोलेंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसके द्वारा गति करता हुआ कहाँ पहुंचेगा? एम्पुला में। किसका वेट करेगा? शुक्राणु का। समझ गए बात मेरी? यही है फर्टिलाइजेशन। और दोनों यहाँ पर वेट करेंगे, आंखें मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। कैपेसिटेशन कितनी जगह होगा? 2 जगह। एक किसकी बॉडी में होगा? मेल या फीमेल? एक मेल की बॉडी में और एक फीमेल की बॉडी में। मेल की बॉडी में कहाँ पर होगा? एपिडिडाइमिस में। फीमेल की बॉडी में कहाँ पर होगा? वेजाइना में। बस कहानी खत्म। समझ में आ रही है बात? किसी को दिक्कत है क्या? अब तुम्हें लग रहा होगा कि सफर इतना सफर इजी था, लेकिन इजी अभी भी नहीं है, ठीक है ना? अभी भी डिफिकल्टी होगी। बेचारा स्पर्म पहुंच तो गया यहाँ पर, लेकिन अंडे ने अपने चारों तरफ क्या कर रखी है? सुरक्षा। क्या कर रखी है? सुरक्षा। और सुरक्षा के कितने आवरण दिख रहे हैं तुम्हें? 2। पहला कौन है? कोरोना रेडिएटा। दूसरा कौन है? जोना पेलुसिडा। अगर दोनों आवरणों को इसने भेद दिया तो स्पर्म अपना कहानी कर देगा कंप्लीट। समझो बात मेरी? अगर इसने, तुम्हें लगता होगा सिलेक्शन करना, सिलेक्शन तो कर दिया तुमने, और अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है
अगर तुमने काउंसलिंग का तुम्हें नॉलेज नहीं है, मान लो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए 720 में से तुम्हारे 700 नंबर आ गए और तुम्हें लगता है कि मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हारी गलतफहमी है। उसके बाद और भी प्रोसेस होता है, वो होता है काउंसलिंग। तुम्हें 700 नंबर मिल गए और तुम घर बैठे मजे कर रहे हो, काउंसलिंग फॉर्म भरा नहीं, तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज चूज करने पड़ते हैं, तुम्हारी वरीयता के अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज मिलता है। और अगर तुम्हें काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरोगे तुम्हें कॉलेज नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही है, वो पहुंच तो गया अपनी मंजिल तक, लेकिन मंजिल के अंदर भी जाना पड़ेगा और जाने के लिए उसको कितने आवरण भेदने पड़ेंगे? 2। पहला आवरण कौन सा होगा? कोरोना रेडिएटा। दूसरा आवरण कौन सा होगा? जोना पेलुसिडा। और अगर दोनों आवरण भेदने के बाद उसको अपना रास्ता भी क्या करना पड़ेगा? बंद, कहीं दूसरे और अंदर नहीं आ जाए। समझ में आ रही है बात मेरी? पहला तो इन 2 आवरण को क्या करना पड़ेगा? उसको विघटित करना पड़ेगा और फिर बाहर की एक और आवरण बनाना पड़ेगा। और ये क्रिया कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की। समझ में आ रही है बात मेरी? एक बार फिर से सुनना। अब यहाँ पर स्पर्म ने भागने की मूवमेंट समझ में आ गई क्या? स्पर्म भागते हुए किसके पास पहुंच गया? अंडे के पास। अंडा भागता हुआ एम्पुला में आ गया, दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ गए। अब पास आने के बाद इस अंडे को अंदर जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें न्यूक्लियस के पास पहुंचना है, न्यूक्लियस यहाँ पे बड़ा है अंडा, लेकिन उस अंडे के बाहर की तरफ कितने आवरण है? 2। क्योंकि तुम्हारा मंजिल ये है, तुम्हारा टारगेट ये वाला है, अंदर वाला येलो कलर का। अब येलो के बाहर कितने प्रोटेक्शन तुम्हें दिख रहे हैं? 2। अब इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तो पहला काम क्या करना है? अंडे के आवरण का क्या करना है? विघटन करना है। और दूसरा काम क्या करना है? खुद अंदर चला गया, उसके बाद बाहर की तरफ क्या लगाना है? गेट। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ गए बात मेरी? खुद अंदर गया और बाहर क्या लगा दिया? गेट, ताकि कोई दूसरा अंदर नहीं आ सके। अब मेरे को क्लास लेनी है तो मैं अंदर आके क्या करूंगा? क्या लगाऊंगा मैं? छिटक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। समझ गए ना बात? आगे बात समझे? अब देखो यहाँ पे, समझो इधर ये वाला प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर 2 आवरण है। पहला आवरण कौन सा हो गया? कोरोना रेडिएटा। दूसरा आवरण कौन सा हो गया? जोना पेलुसिडा। अब तुम्हें याद हो तो जब मैंने शुक्राणु की संरचना पढ़ाई थी तो शुक्राणु के कितने हिस्से बताए थे मैंने? 3। पहला हिस्सा क्या था? हेड। दूसरा मिडल भाग और तीसरा टेल पार्ट। हेड भाग में कितने चीजें थी? 2। पहला क्या था? एक्रोसोम। दूसरा न्यूक्लियस। एक्रोसोम में क्या था? अंडाणु भेदने वाले एंजाइम। और अंडाणु भेदने वाले कितने एंजाइम थे? 2। पहला कौन सा है? हाइड्रोनिडेज। क्या नाम है? और दूसरा नाम क्या है? जोनल लाइसिन। पहला नाम क्या है? हाइड्रोनिडेज। दूसरा नाम क्या है? जोनल लाइसिन। दोनों नाम याद रखने। अब ये रिएक्शन जो होगी, इस रिएक्शन में ये सारे एंजाइम किसके पास है? किसके पास है रे? स्पर्म के पास। स्पर्म के पास भी किसके पास? एक्रोसोम के पास। एक्रोसोम के पास है। तो अब इसको भेदने के लिए कौन सबसे पहले काम करेगा? एक्रोसोम काम करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला? एक्रोसोमल रिएक्शन। क्योंकि एक्रोसोम इससे भेदने के लिए ये दोनों एंजाइम रिलीज करेगा। हाइड्रोनिडेज किसको विघटित कर देगा? कोरोना रेडिएटा को। और जो जोनल लाइसिन है वो किसको विघटित कर देगा? जोना पेलुसिडा को। अब स्पर्म अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता? लेकिन अंदर जाने से पहले उसको एक और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पड़ा है। उसका नाम क्या है? ZP3 रीजन। ZP3 रीजन्स क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार का रीजन होता है। अब जैसे मान लो ये अंडा पड़ा है ह्यूमन का और मैं शुक्राणु लेके आ जाऊं किसके? मान लो किसी के भी लेके आ जाओ, तुम्हारा मन पड़े, जो कुत्ते के लेके आ जाता हूँ। अंडा ह्यूमन का है। अब ये मत बोलना सर हम तो वैसे ही कुत्ते ही है सर, हमारा नाम क्यों ले रहे हो बार बार? एग किसका है? ह्यूमन का। और जो मैं स्पर्म है वो किसके लेके आ जाऊं रे? डॉग के। समझ गए बात मेरी? अब ये अंडा क्या इन शुक्राणुओं को अपने अंदर आने देगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आने देगा? जाति अलग है। तो इसको कैसे पता चला? भेदने वाला ये वाला रीजन। शुक्राणु एक बार पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन ये ZP3 रीजन इसको पहचान लेगा कि ये मेरे स्पर्म नहीं है, ह्यूमन की जाति के स्पर्म नहीं है। और ये पहचानने का काम कौन करता है? ये ZP3 रीजन।
जो क्या होता है, जाति विशिष्ट होता है। समझ में आई बात क्या? यही कारण होता है कि किसी अन्य जाति के शुक्राणु किसी अन्य जाति के एग को कभी भी भेद नहीं पाते। उसका कारण क्या है, ZP3 रीजन। अगर ये ZP3 रीजन हर जाति के जीवों के पास नहीं होता तो अलग अलग स्पीसीज इस धरती पर देखने को मिलती, जो यहाँ पे 2-4 दिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी अलग अलग स्पीसीज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल सकती थी, ठीक है, समझ गए? समझ गए बात मेरी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब तुम्हारी एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई। एक्रोसोम ने कितने एंजाइम रिलीज किए? 2। और कौन से आवरण विघटित कर दिए? कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। और अंदर आने के लिए उनको एंट्री देनी पड़ेगी। अगर उसकी जाति का होगा तो ZP3 रीजन उसको अंदर जाने देगा, और उसी जाति का नहीं होगा तो उसे अंदर जाने नहीं देगा। अब तुम्हारा स्पर्म क्या है, अंदर गया और अंदर जाने के बाद क्या करेगा, बाहर की तरफ एक आवरण बना देगा। क्या बना देगा? आवरण। और उसी आवरण को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन। और जो ये मेम्ब्रेन बनेगी, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? निषेचन कला। क्या नाम होगा रे? निषेचन कला मतलब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या नाम होगा? और निषेचन कला ये निश्चित करती है कि कोई दूसरा शुक्राणु कहाँ नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। और अगर गलती से मान लो क्या हो जाएगा, एग यहाँ पड़ा है, एक शुक्राणु घुसा और दूसरा शुक्राणु इसके साथ का साथ निकल गया, तो क्या दिक्कत होगी बताओ? देखो, अंडे के पास कितने गुणसूत्र होंगे? अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा रे अंडा? तो कितने गुणसूत्र होंगे? 23। एक शुक्राणु के पास कितने होंगे? 23। दूसरे शुक्राणु के पास कितने होंगे? 23। तो इस ह्यूमन जो बनेगा उसके पास कितने गुणसूत्र होंगे टोटल? होने चाहिए कितने? 46। लेकिन इसके पास कितने होंगे? तो वो ह्यूमन नहीं होगा, कोई नई स्पीसीज होगी, जैसे तुम सारे बैठे हो। समझ गए बात मेरी? तो ये निश्चित होना चाहिए कि जैसे ही स्पर्म अंदर घुस गया, बाहर की तरफ क्या बनाएगा, एक मेम्ब्रेन बनाएगा। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। समझ गए बात मेरी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? एक बार फिर से सुन लो। अंडे के पास कौन आ गया? स्पर्म। क्या अंडे से स्पर्म सीधा जा सकता है क्या अंदर? नहीं। सबसे पहले उसको कितने आवरण को विघटित करना पड़ेगा? 2। बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है? कोरोना रेडिएटा। अंदर वाला जोना पेलुसिडा। और इन दोनों को आवरण को विघटित करने के लिए कौन सी रिएक्शन होगी? एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसमें कितने एंजाइम होंगे? 2। पहला कौन सा होगा? हाइड्रोलिडेज। दूसरा कौन सा होगा? जोनालाइसिन। और ये दोनों आवरण को विघटित करने के बाद क्या स्पर्म अंदर जा सकता है क्या? नहीं। किसको पहचानना पड़ेगा? ZP3 रीजन। अगर उसी जाति का होगा तो स्पर्म कहाँ चला जाएगा? अंदर। और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस और किसका न्यूक्लियस? ओवम का और स्पर्म का न्यूक्लियस, जिसमें दोनों में गुणसूत्र होंगे, वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जिससे एक परिपक्व मानव का निर्माण होगा, जिसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46। और इसके अलावा वो क्या करेगा? किसी दूसरे स्पर्म को अंदर आने से रोकने के लिए क्रिया करेगा, जिसका नाम क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या नाम होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा? बाहर की तरफ मेम्ब्रेन बनाएगा। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। समझ गए बात यहाँ तक? तो यही था तुम्हारा निषेचन की कला, और यहीं पे तुम्हारा निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है।